अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, डेट ए हम अपनी कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस लिहाज से है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे। जितने अच्छे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे बनेंगे उतने ही आसानी से आप लोग आगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मज़ीद हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही आसानी से आप गेन कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बेस बनने वाली है, तो इस लेक्चर को बहुत ही आपने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें समझने वाली हैं और आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में भी कि आज हम वो तरीका डिस्कस करने वाले हैं जिसके साथ केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। ये प्रॉब्लम बच्चों की जनरल प्रॉब्लम है और आखिर तक रहती है। बच्चों का सिलेबस ख़त्म हो जाता है लेकिन उनको नहीं ठीक से जो है वो पता होता है कि केस स्टडी किस तरह से सॉल्व की जाती है। तो इस लिहाज से भी ये वाला लेक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएंगी, ऐसी बेसिक डेफिनेशंस जो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे काम आने वाली हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद भी हम जो पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे होंगे वो भी इन्हीं पे बेस कर रहे होंगे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम ऑफर को थोड़ा सा देख रहे होंगे, ऑफर के एसेंशियल्स वगैरह देख रहे होंगे। फिर हम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व किया गया है। बेसिकली आज क्वेश्चंस पास पेपर के इसलिए नहीं है क्योंकि इस हिस्से से एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो हम इतना कवर नहीं करने वाले आज का हिस्सा जिससे हमें एक कंप्लीट क्वेश्चन पास पेपर में मिल सके। इस वजह से आज आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे होंगे। कल जब हम इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस भी अपनी जो है वो थोड़ी कवर कर चुके होंगे तब हम साथ पास पेपर के और ICAP स्टेट एक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो देख रहे होंगे। फिल वक्त आज हमारा फोकस होने वाला है केस स्टडी पे और आपकी बेसिक्स पे। बेसिक्स को अच्छा बनाने के लिए, बेसिक्स को अपनी बेसिस को जो है वो बेहतर बनाने के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है हमारा। 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो है वो आया था, एप्लीकेबल हुआ था। सितंबर 1872 में ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल हो गया था। इसमें लॉ की प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। देखें, बीइंग बिजनेस फील्ड से रिलेटेड पर्सन हमें जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे होते हैं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इससे रिलेटेड जितने लॉज हैं, बाई लॉज हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। इस वजह से स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया और मेरे ख्याल से बिजनेस लॉ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में समझने के लिए, को स्टडी करने के लिए, को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे बेसिक और पहली चीज़ है हमें समझ आनी चाहिए वो है प्रपोजल। प्रपोजल या हम इसको ऑफर भी कहते हैं। प्रपोजल या ऑफर क्या होता है? जनरली हम बात करें, जनरली हम देखें प्रपोजल क्या हो रहा होता है। हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, किसी को मना रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, ऐसे ही हो रहा होता है प्रपोजल या ऑफर में। हम उसकी विलिंगनेस गेन कर रहे होते हैं कि उसकी मर्ज़ी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हम जो कह रहे हैं तो उसके ऊपर उसकी मर्ज़ी जानी जाए। क्या वो हाँ जो है वो बंदा राज़ी है या वो बंदा राज़ी नहीं है, क्या उसका आंसर यस में है, क्या उसका आंसर नो में। बात को समझ रहे हैं?
बिल्कुल यही चीज़ असल में प्रपोजल है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसी को प्रपोजल कहा जा रहा है। हम किसी दूसरे पर्सन से उसकी मर्जी पूछते हैं। आपकी मर्जी क्या है इस काम के बारे में, इस काम के बारे में आपकी मर्जी क्या है हम पूछ रहे हैं। जो बंदा ये चीज़ पूछ रहा है वो एक किस्म का उसे प्रपोज कर रहा है, उसे ऑफर दे रहा है, उसे प्रपोजल दे रहा है। बात समझ में आती है बच्चों? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को कहते हो कि भाई मैं 10,000 की अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या आप 10,000 की बाइक खरीदना चाहोगे? ये आपने उसे क्या दी है? आपने उसको ऑफर दिया है कि भाई आप 10,000 की मेरी बाइक खरीदना चाहोगे। आप उससे उसकी विलिंगनेस पूछो कि वो राज़ी है या राज़ी नहीं है। बात समझ में आती है? आपका दोस्त जो है वो उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर रहा होगा या फिर रिजेक्ट कर रहा होगा, या वो कह रहा है हाँ जी मैं आपकी बाइक खरीदने के लिए जो है वो विलिंग हूँ, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ। ये आपके ऑफर का रिप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया? या वो ना कह सकता है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। मेन चीज़ क्या है? प्रपोजल, ऑफर, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ऑफर क्या है कि आप किसी से उसकी मर्जी पूछ रहे हो किसी काम के करने या उससे रुकने को। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि अगर आप जो है इस बिजनेस टूर पे नहीं जाते, अगर आप इंग्लैंड नहीं जाते तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। अब आप उसको किसी काम से रोक रहे हो, आप उसको किसी काम से रोक रहे हो, आप दे उसे ऑफर ही रहे हो। ऑफर क्या दे रहे हो कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप यूके जाने से रुक जाते हो। अब आप उसकी चाह विलिंगनेस ही रहे हो, लेकिन किसी काम से रुकने की, किसी काम से रुकने की। बात को समझ रहे हैं? तो बिल्कुल यही डेफिनेशन आपके आईकेएम स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything। क्या कर रहा है? एक पर्सन दूसरे से उसकी मर्जी पूछ रहा है किसी काम को करने या उससे रुकने के बारे में। जैसे पहले हमने एग्जांपल ली कि आप अपने दोस्त को ऑफर करते हो कि आप मेरी बाइक खरीदो 10,000 में। आप उसे उसकी जो विलिंगनेस सीख कर रहे हो वो किसी काम को करने के लिए कर रहे हो। दूसरी एग्जांपल में आपने अपने दोस्त को कहा कि आप यूके ना जाओ। अब आप जो उसकी विलिंगनेस सीख कर रहे हो वो किसी काम से रोकने के लिए कर रहे हो। तो ऑफर दोनों वे से हो सकती है। ये नहीं कि भाई वो रोक रहा था तो वो मना कर रहा था काम को करने के लिए, तो ये ऑफर नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफर बोथ वे जो है ऑफर ही रहेगी। आप क्या कर रहे हो? बस आप उससे उसकी विलिंगनेस के बारे में जो है वो जानना चाह रहे हो। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other। आपका मकसद क्या है? कि आपको उसकी इजाज़त मिल जाए, आपको उसकी मंजूरी मिल जाए। उस काम, जिस काम से आप उसे रोकना या करवाना चाह रहे हो, वो काम से रुकने या करवाने के लिए उस बंदे की मंजूरी लेने के लिए आप उसको ऑफर देते हो। बात आपकी समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास लैपटॉप है, ठीक है? आप अपने दोस्त के पास जाते हो, आप अपने दोस्त को कहते हो कि भाई मैं अपना लैपटॉप 15,000 में आपको सेल करना चाहता हूँ। मैं अपना लैपटॉप आपको 15,000 में सेल करना चाहता हूँ, ठीक हो गया? अब आप क्या कर रहे हो? आप उसको ऑफर दे रहे हो कि भाई 15,000 में मेरा लैपटॉप खरीद लो। तो बेसिकली आप उससे एक ऐसा काम करने को कह रहे हो जो आप चाहते हो। बात आपकी समझ में आ रही है? और आप चाहते क्या हो? कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। वो इस ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। आप उसकी मंजूरी देख रहे हो इस काम के लिए। ऑब्वियसली आपका दिल ये चाहता है कि आपका दोस्त इसको एक्सेप्ट कर ले, तभी आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है? लेकिन उसका रिप्लाई दो सूरतों में हो सकता है। जो है उसकी रिप्लाई की दो कंडीशंस हो सकती हैं।
या तो वो हाँ कर रहा होगा या फिर वो ना कर रहा होगा। लेकिन जब आपने ऑफर दी तो आपका मकसद क्या था कि आप उसकी इजाज़त ले लो, आप उसकी मंजूरी ले लो इस लैपटॉप को बेचने के लिए। तो बेसिकली यही चीज़ है, बिल्कुल भी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ऑफर। यही डेफिनेशन बिल्कुल जो मैंने अभी आपको पढ़ करी है आपके ICAP स्टोरी टेक्स्ट में वैसी की वैसी ही लिखी हुई है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। Here, Adil has made a proposal to Babar in order to obtain assent of Babar to buy his bike। तो सिंपल सी चीज़ है, अदील ने बाबर को कहा कि मैं आपको अपनी बाइक ₹50,000 की बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अदील ने क्या कहा है? अदील ने एक ऑफर दी है, अदील ने एक प्रपोजल दिया है बाबर को कि भाई मैं आपको ये 50,000 की बाइक बेचना चाहता हूँ आगे, ताकि वो बाबर से उसकी इजाज़त, उसकी मंजूरी ले सके इस काम के लिए। वो उसको कब वो बाइक बेच सकेगा? जब बाबर आगे से जो है वो उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। बाबर कहेगा कि भाई मैं आपकी बाइक 50,000 की ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, देन ही जो है उसकी ऑफ़र कंप्लीट हो, एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी। एक्सेप्टेंस क्या होती है ये हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं, फिर वक्त आप लोग ऑफर पे ही रहिए। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर की आप लोग को समझ आ गई? प्रॉमिस बिल्कुल ऑफर से रिलेटेड है। अगर किसी ने ऑफर दी और नेक्स्ट पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली तो वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस यही होता है ना, वादा यही होता है ना बेसिकली। अगर उर्दू तर्जमा करें प्रॉमिस का तो ये वादा होता है। वादे में क्या होता है? जनरल अगर हम बात करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ये पैसे उस वक्त लौटा दूंगा। नेक्स्ट पर्सन कहता है ठीक है मुझे कबूल है, आपने मुझे ये पैसे जो मुकर्ररा टाइम आपने दिया है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आप ये पैसे मुझे लौटा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? पहले पर्सन ने ऑफर की, नेक्स्ट पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक प्रॉमिस बन गया, ये एक वादा बन गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है। ऑफर क्या आपको समझ आई? अगर ऑफर जिस बंदे को दी गई थी उसने एक्सेप्ट कर ली तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। एग्जाम्पल देखिए आपके ICAP स्टोरी टेक्स्ट में। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। अदील ने ऑफर की बाबर को कि भाई मैं आपकी बाइक 50,000 रुपये की खरीदना चाहता हूँ। विच बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, बाबर ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, यानी बाबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। Here Adil has made an offer and Babar has accepted it। अदील ने एक ऑफर की है और बाबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये प्रॉमिस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ऑफर क्या थी? हम किसी इंसान को, एक इंसान दूसरे इंसान को, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक जो है उसकी विलिंगनेस गेन करने के लिए, उसकी मंजूरी गेन करने के लिए किसी काम को करने या उससे रुकने के लिए पूछता है। बेसिकली एक किस्म से पूछता है, इसको हम ऑफर कह रहे होते हैं। और अगर नेक्स्ट पर्सन जिसकी विलिंगनेस गेन करने के लिए उससे पूछा गया है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर देता है, जिस काम से उसे रोका गया वो रुक जाता है, वो रुकने के लिए हामी भर लेता है, जिस काम को करने के लिए उसको कहा गया है वो उस काम को करने की हामी भर लेता है, देन विल से कि ये प्रॉमिस बन चुका है। प्रपोजल या ऑफर, प्रपोजल या ऑफर एक ही चीज़ होती है। प्रपोजल या ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस शामिल हो जाए, मंजूरी शामिल हो जाए तो उसको हम प्रॉमिस कह रहे होते हैं। हमने ऑफर देखी, हमने प्रॉमिस देखा, इसमें दो लोग बेसिकली इन्वॉल्व थे, एक ऑफर देने वाला, दूसरा जिसको ऑफर दी गई है। जो ऑफर देने वाला है ना उसको ऑफरर कहते हैं, जिसको ऑफर दी गई है उसको ऑफरी कहते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिसको ऑफर दी गई है उसको ऑफरर कह रहे होते हैं और
सॉरी, जिसने ऑफर दी है उसको ऑफर कह रहे होते हैं, और जिसको ऑफर दी गई है उसको ऑफरी कह रहे होते हैं। बिल्कुल यही प्रोमिसर और प्रोमिसी के केस में है। देखें, अगर ऑफर दी है ना, ऑफर दी है, अभी सिंपली ऑफर दी है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया है कि मैं आपको 15,000 रुपीज़ का अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया है कि मैं आपसे 15,000 का आपका लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, अगर आप ये लैपटॉप मुझे बेचना चाहते हैं तो 10 तारीख को मुझे बता दें। आज 1 तारीख है, वो कह रहा है कि 10 तारीख को मुझे बता दें। देन क्या होगा? ऑफर तो कर दी है, एक्सेप्टेंस आने में भी 10 दिन बाकी है। जब एक्सेप्टेंस होगी तब वो क्या बनेगा? तब वो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रपोजल के साथ, ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तब वो प्रॉमिस बन जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा? अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। जिस बंदे ने ऑफर दी है उसको ऑफरर कहा जा रहा है, और जिस बंदे को ऑफर दी गई है उसे ऑफरी कहा जा रहा है। अब गौर से सुने मेरी बात, क्या प्रॉमिस बना है? क्या प्रॉमिस हुआ है? अभी तक प्रॉमिस नहीं हुआ। जैसे ही उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, प्रॉमिस हो गया। अब जिसने ऑफर एक्सेप्ट की है, जिसके साथ प्रॉमिस किया गया उसे प्रॉमिसी कह रहे हैं, जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने ऑफर की थी उसको प्रॉमिसर कह रहे हैं। बात आपके समझ में आती है? जिसने ऑफर की उसको ऑफरर कहा जाता है, जिसको ऑफर की गई उसे ऑफरी कहा जाता है। जिसने प्रॉमिस किया, जिसने ऑफर दी थी, और नेक्स्ट पर्सन जिसको ऑफर दी गई थी उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया। जिसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को और प्रॉमिस बना दिया उसको प्रॉमिसी कहा जाता है, और जिसने ऑफर की थी उसको इन केस ऑफ प्रॉमिस प्रॉमिसर कहा जा रहा होता है। सिंपल सी चीज़ है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। तो ये 4 वर्ड्स ही मोस्टली आप लोग आगे अपनी केस स्टडीज वगैरह में, आगे केस सिनेरियोज में देख रहे होंगे। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से आपको अब इन जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऑफर, प्रोमिस, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वो कभी ऑफर की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो कभी प्रॉमिस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो कभी प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की या ऑफरर एंड ऑफरी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। बड़ा आसान पेपर हो जाएगा। सीए में इस तरह का पेपर नहीं आता। ये हमारी बेसिस हैं, इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं चीज़ों को समझ के आगे हमारी केस स्टडीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी केस स्टडीज़, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ बेस कर रही होंगी। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑफर बहुत आसान है, सिंपल सी चीज़ है। ऑफर आपने समझ ली, प्रोमिसर, प्रॉमिस आपने समझ लिया, प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है, ये आपने समझ लिया। आगे केस स्टडीज आ रहे होंगे उसमें ये वर्ड्स डायरेक्टली यूज हो रहे होंगे, तब वहाँ पे केस स्टडीज में आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है। वहाँ पे देखते ही आपके जहन में आना चाहिए कि वो केस स्टडी लिखी हुई हो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रोमिस किया। अब आपके जहन में आ जाएंगे ये प्रोमिस कैसे हुआ, प्रोमिस के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ऑफर हुई थी, फिर एक्सेप्टेंस हुई थी, तो प्रॉमिस बन गया था। इसी तरह वहाँ पे लिखा हुआ कि मिस्टर ए प्रोमिसर है, मिस्टर बी प्रोमिसी है। अब वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी कि स्टडी में प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है। आपके जहन में फौरन चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि भाई प्रोमिसर क्या था, जिसने प्रोमिस किया था, जिसने ऑफर की थी एट द टाइम ऑफ प्रोमिस, और जिसको ऑफर की थी, जिसने प्रोमिस को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोमिस बन गया, उसको प्रोमिसी कहा जा रहा था। आपके फौरन माइंड में उस वक्त की बात क्लिक कर जानी चाहिए। बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्रोमिस, ये होता है प्रोमिसर, प्रोमिसी, ऑफर एंड ऑफरी। उसके बाद बात आती है एग्रीमेंट पे, थोड़ी सी आगे वाली फेज आ गई। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रोमिस का पता चल गया बच्चों, प्रॉमिस का आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। प्रॉमिस में ही हमने ऐड कर देनी है कंसीडरेशन। प्रॉमिस में हमने क्या ऐड कर देनी है, कंसीडरेशन। अब ये कंसीडरेशन तो नया वर्ड आ गया। तो कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला है। कंसीडरेशन के नाम से 2 से 3 पेज हमने पढ़ने हैं।
इसकी फिक्र ना करें। लेकिन अभी कंसिडरेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है। तो सिंपली कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जो बदले में चीज़ दी या ली जा रही होती है, जो बदले में फ़ायदा हासिल किया जाता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। फ़ायदा क्या हासिल किया जा रहा है सर? देखिए हमारी एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र की कि मैं आपका लैपटॉप 15,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। मिस्टर ए क्या चाहता है? मिस्टर बी से लैपटॉप खरीदना चाहता है। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? इस डील में मिस्टर ए का क्या फ़ायदा हो रहा है? लैपटॉप। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है लैपटॉप, वो जो मिस्टर बी उसको देगा। और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है 15,000 रुपीज़, वो पैसे जो लैपटॉप के एवज उसको मिलेंगे। बस प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन ऐड कर दी जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। चीज़ों को मिक्स नहीं करना, रिलैक्स। सबसे पहले बात की हमने ऑफ़र की। ऑफ़र में हम किसी से पूछ रहे थे उसके जो है वो विलिंगनेस, उसकी एसेंट, उसकी इजाज़त ले रहे थे किसी काम को करने या रोकने के बारे में। उसके बाद हमने बात की प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस क्या था? ऑफ़र या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। उसकी ऑफ़र को उसकी जो जिस एसेंट के लिए, जिस मंजूरी के लिए, जिस इजाज़त के लिए उसने ऑफ़र की थी, उसकी ऑफ़र को वो इजाज़त, वो मंजूरी मिल गई तो वो प्रॉमिस बन गया। ऑफरी ने एक्सेप्ट कर ली उसकी ऑफ़र तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस में कंसीडरेशन शामिल है अगर, देन वो एग्रीमेंट बन जाता है। प्रॉमिस में कंसीडरेशन शामिल है अगर तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। बात को समझ रहे हैं? अच्छा सर, कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसमें कंसीडरेशन ना हो? हमारे जहन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें सब में कंसीडरेशन है। जितने भी ऑफर या एक्सेप्टेंस आ रहे हैं, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कंसीडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बच्चे, कंसीडरेशन के बगैर भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। हम आगे बड़ी तफसील से पढ़ने वाली हैं इन चीज़ों को। कंसीडरेशन के बगैर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाप बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बाप को बेटे से कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है बच्चों? या दादा पोते का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, दादा को पोते से कुछ नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ़ायदा हो जाए। तो इस वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, इवन विदाउट कंसिडरेशन कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड ज़रूर हो रहे होते हैं, लेकिन वो बाद की बात नहीं है, वो एक्सेप्शन हैं, वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। फिल वक्त प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा कंप्लीट चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट किन सूरतों में हो रहा होता है, किन सूरतों में नहीं हो रहा होता, वो भी हम सारा देखेंगे। लेकिन फिल वक्त इंट्रोडक्शन के लिए हर चीज़ से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली ऑफर और एक्सेप्टेंस मिले, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिले, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी मिली तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सर, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। सर, सारे ही एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो रहे होते हैं। ये सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ को एग्रीमेंट होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं? देखिए बच्चों, जितने एग्रीमेंट्स, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उनकी नेचर से वाज़ह हो रहा होता है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं। उनमें जो पार्टीज़ की इंटेंशन होती है वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करने की होती है। पार्टीज़ की जो इंटेंशन होती है इन केस ऑफ ब्रीच एक दूसरे को सू करने की होती है, एक दूसरे को सू करने की होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्या आप किसी के खिलाफ इस बिना पे मुकदमा कर सकते हैं कि भाई
मैं जो हूँ वो अपने दोस्त के खिलाफ मुकदमा करना चाहता हूँ, केस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शादी पे बुलाऊंगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है भाई आप मुझे अपनी शादी पे बुलाना, लेकिन इसने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। क्या इस बेस पे आप केस कर सकते हो उस पर? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? जब उसने ये बात कही तो उसकी इंटेंशन ही नहीं थी लीगली बाइंड करने की। आप बात आपको समझ में आ रही? उसकी इंटेंशन ही नहीं थी आपको सू करने की, ना ही एक्सेप्टेंस करते वक्त आपकी इस किस्म की कोई इंटेंशन थी। ये एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। आपका दोस्त आपको पार्टी नहीं दे रहा है, स्पेस पे आप सू नहीं कर सकते। आपके दोस्त ने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको डिनर कराऊंगा, वो डिनर नहीं करवा रहा, आप थाने नहीं पहुंच जाएंगे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। बात को समझ रहे हैं? हाँ, अगर आप लोगों ने पहले से ही कोई स्टाम्प किया हुआ है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। आप लोगों ने रिटन में एक स्टाम्प पेपर लिया, उसको फिल किया, दोनों ने साइन किए, उस पर जो है वो स्टैम्प वगैरह लगी और वो सारा मामला अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ हुआ, देन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। अदरवाइज ये इस तरह के मामला जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं हमारे दोस्तों के दरमियान आपस में, इस तरह की जो जितनी भी बातें हो रही होती हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती। उनमें हमारी किसी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं होती कि भाई आप लोगों को जो है वो सू किया जाएगा, हम अदालत तक जाएंगे। ये बिल्कुल छोटी सी मामूली सी बातें होती हैं हमारे नज़दीक। तो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो OLX पे कोई चीज़ डालते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं जो हूँ वो अपनी कार 20 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखें इनकी इंटेंशंस है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की। उसने कार लेनी है, दूसरे ने पैसे लेने हैं, ये दोनों इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। ये जो एग्रीमेंट इनका हो रहा होगा ये लॉ की प्रोविजंस के अंडर आ रहा होगा, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो रहा होगा, देन ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? सिर्फ रिटन में भी होना चाहिए, इसको सिर्फ ओरली भी हो सकता है कि बोल के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने कह दिया कि भाई मैं कार बेचना चाहता हूँ, आगे से उसने कह दिया कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, बाद में वो बंदा मुकर जाए। क्या रिटर्न में नहीं होना चाहिए था? इन सब बातों के जवाब आप लोगों को मिल रहे होंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तफसील से पढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। अभी फिल वक्त के लिए आप लोगों के समझने की ये बात है, ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। इन्फोर्सेबिलिटी क्या है? इन्फोर्सेबिलिटी के नाम पे आपका जो है वो ICAP CTEX में एक पूरा जो है वो टॉपिक दिया गया विद एग्जांपल्स। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इसमें जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशन होती है सू करने की, मुकदमा करने की। इस पे ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। अदील ने बाबर को ऑफर की कि भाई मैं आपको जो है वो फर्नीचर बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये का। बाबर एक्सेप्ट्स दी ऑफर, बाबर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इन दिस एग्रीमेंट if there is default by either party, an action for breach of contract can be enforced through a court of law provided all essential elements of a valid contract are present in this agreement। ये जो बात की है ना of a valid contract are present, essential elements of a valid contract, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स मिलके कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तफसील के साथ। फिल वक्त आप लोगों के समझने की क्या बातें हैं? सबसे पहली चीज़ ऑफर क्या होती है, दूसरी चीज़ ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, ऑफर को जब एसेंट मिल जाती है, ऑफर को जब मंजूरी मिल जाती है, जिस पर्सन को ऑफर की गई थी उसकी मंजूरी हासिल करने के लिए वो मंजूरी उसको मिल जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे ही प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन मिल जाती है, प्रॉमिस में ऑलरेडी अगर कंसीडरेशन शामिल है दैट्स एन एग्रीमेंट, अगर शामिल नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। प्रॉमिस
विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन होगी देन ही उसको एग्रीमेंट का दर्जा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को अगर खोलें थोड़ा सा, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट क्या था? जब जैसे ही प्रोमिस में कंसिडरेशन शामिल हो रही थी हम उसको एग्रीमेंट का दर्जा दे रहे थे। ऐसे ही तो प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सिबिलिटी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है। एक ही चीज़ है। बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस क्या होती हैं। ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ की तरफ से इन्फोर्स किया जा सके उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। इस एक्सेप्शन के साथ आपको चीज़ें जहन में जो है वो बेहतर समझ आ जाएंगी। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, but in commercial or business agreements the usual presumption is that the parties intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon। वही बात जो मैंने आपसे की पहले कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे ये दावत वगैरह वाले और ये शादी वगैरह वाले एग्रीमेंट्स, शादी पे नहीं बुलाया और दावत पे नहीं बुलाया, इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ये प्रिज्यूम किया जा रहा होता है इसमें कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है। जबकि बाकी कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट जो होते हैं उनमें ये प्रिज्यूम किया जा रहा होता है अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन पेयर्स, उनमें ये प्रिज्यूम किया जा रहा होता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। कि जैसे ऊपर एग्जांपल अदील की और बाबर की लिखी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को फर्नीचर की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, तो इसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा इन दोनों की इंटेंशन जो है वो एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की है, क्योंकि ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं? सिंपल सी चीज़ें, सिंपल रखना है चीज़ों को। ऑफर में एक्सेप्टेंस शामिल हुई, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल हुई, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बस इन डेफिनेशंस की आप लोगों को समझ आनी चाहिए। इनका कहाँ यूज़ होगा ये आपको आने नहीं वाली डेफिनेशन इस तरह से कि भाई डिफाइन कर दें इन चीज़ों को, ये बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। केस स्टडी पूछेगा जो इन डेफिनेशंस पे बेस करती होंगी, किस तरह की वो आगे जाके हम देखेंगे। फिर वक्त यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन 4-5 डेफिनेशंस को देखें, आपको समझ आती है। कोई क्वेश्चन है तो लाजमी करें यहाँ से क्वेश्चन, ये आपकी बेस में आने वाली चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही 1000 बार पूछें, जब तक आपको 100% समझ ना आ जाए। 99% भी समझ आती है, आप फिर भी पूछें इसको दोबारा, जब तक कि वो 99-100% में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी पे बेस करने वाला है। इनको पढ़ लें एक बार आप, और उसके बाद कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे आप पूछें। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें। एक और चीज़, एक और कंसेप्ट इसी पे बेस करता हुआ, प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रोमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस प्रोमिस क्या होता है, इम्प्लाइड प्रोमिस क्या होता है। अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, अभी बाइक की एग्जांपल ले लें। मिस्टर बी से जो है वो 50,000 रुपये की बाइक खरीदना चाहते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई मैं आपसे आपकी बाइक 50,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, बोल के कहा। उन्होंने आगे से कहा ठीक है। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपये की अपनी बाइक बेचने के लिए तैयार हूँ। उसने बोल के ये फिक्रा कह दिया। ये दोनों ने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट किया। दोनों ने क्या किया? एक्सप्रेसली एग्रीमेंट किया। If the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express।
अगर अल्फाज में कहा जाए, चाहे वो लिखे हुए अल्फाज हैं चाहे बोलने वाले अल्फाज हैं, अगर अल्फाज में प्रॉमिस किया गया है, ऑफर की गई है, एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों अल्फाज में की गई है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेस प्रॉमिस। अब आप कहेंगे भाई सारी चीज़ें जितने भी काम हो रहे होते हैं या तो वो बोल के हो रहे होते हैं या के हो रहे होते हैं, तीसरा इशारों वाला तो कोई काम नहीं होता है, तो फिर दूसरी साइड आ जाएगी गूंगे बहरे जो लोग होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। इम्प्लाइड, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस तरह की प्रोमिसेस भी हो सकते हैं जिसमें ना अल्फाज का इस्तेमाल हो रिटन में, ना ही बोलने में, ना ही रिटन में, ना ही बोलने में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब अपने अपने जो है वो कॉलेज अकेडमीज वगैरह जाते होंगे, कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे। आप लोगों ने रिक्शा पे या चिंची पे ज़रूर सफ़र किया होगा। आप रोड के एक कॉर्नर पे खड़े हैं, आप रोड के एक कॉर्नर पे खड़े हैं, वहाँ पे एक रिक्शा आता है, आप उसको हाथ से इशारा करते हैं, वो रिक्शा रुकता है, आप रिक्शे में बैठ जाते हैं और वो रिक्शा चल पड़ता है। जैसे ही वो रिक्शा उस रोड की दूसरे कॉर्नर पे पहुंचता है, आपकी मंजिल आ चुकी है, आप रिक्शे वाले को रोकते हैं, वो रुक जाता है, आप उसको 10 रुपये पकड़ाते हैं, वो पकड़ लेता है। इस पूरे प्रोसीजर में ना आपने एक वर्ड भी बोला, ना आपने एक वर्ड भी लिखा, ना रिक्शे वाले ने एक वर्ड भी लिखा, ना ही उसने बोला, और आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और कॉन्ट्रैक्ट इवन के परफॉर्म भी हो गया। ये देखना विदाउट सिंगल वर्ड। क्या हुआ? स्टार्टिंग में आपने रिक्शे को रोका, रिक्शे का रुकना जो है ना वो उस रिक्शे वाले की तरफ से ऑफर थी कि भाई मैं रुक गया, आ जाओ बैठ। आप जाना चाहते हो तो आप जैसे ही बैठे हो, वो आपका बैठने का अमल जो था रिक्शे में वो आपकी एक्सेप्टेंस थी, वो आपकी एक्सेप्टेंस थी। आपने बाय एक्ट जो है वो एक्सेप्टेंस दी, उसने अपने बाय एक्ट ऑफर दी और एक्ट के थ्रू आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को, इस किस्म के प्रॉमिस को हम इम्प्लाइड प्रॉमिस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। बात समझ आती है बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। पहले देख लेते हैं आपके आगे सिंटैक्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स के अलावा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुई है तो उसको हम इम्प्लाइड परफॉर्मेंस या इम्प्लाइड प्रॉमिस कह रहे हैं। इसकी आपके आगे सिंटैक्स में एक और एग्जांपल दी हुई है, उसको भी हम देखते हैं। Abid, a shoe shiner, starts polishing the shoes of Sajid in his presence, and Sajid allows him to do so. क्या किया? आबिद क्या है? एक शू पॉलिश करने वाला है, उसने साजिद के शू पॉलिश करने शुरू कर दिए। अब साजिद ने अपना पाँव आगे रखा और उसको शू पॉलिश करने लिए। अब आबिद का जो शू पॉलिश करने वाला एक्ट था, उसने बोल कर तो नहीं ना कहा कि भाई मैं आपके शूज़ पॉलिश करना चाहता हूँ, बदले में पैसे लूँगा, कुछ भी नहीं उसने इस तरह की बात की। उसने सिर्फ शू पॉलिश करना शुरू कर दिए। ये जो उसका एक्ट था ये बता रहा था कि ऑफर है कि भाई आपने शू पॉलिश करवाने, और जो साजिद था वो आराम से शू पॉलिश करवा रहा था, उसको देख रहा था, अपना पाँव उसने पीछे नहीं किया। ये इस बात का सबूत था कि वो आबिद की ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है और दोनों ने एक भी वर्ड नहीं बोला। इसको हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कह रहे होते हैं। अगर प्रॉमिस जो है वो उसमें कंसिडरेशन ऐड हो चुकी है तो उसे हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट कह रहे होते हैं, और अगर वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो हम उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सप्रेसली भी हो सकता है प्रॉमिस और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। जितनी एग्जांपल हम पीछे देख के आए हैं सारी एक्सप्रेस प्रॉमिसेस की हैं, और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखी हैं वो इम्प्लाइड प्रॉमिस की हैं। इम्प्लाइड प्रॉमिस क्या होता है? जिसमें फर्ज के बगैर प्रॉमिस हो रहा होता है, विदाउट स्पोकन और रिटन वर्ड्स प्रॉमिस हो रहा होता है। इसको हम इम्प्लाइड प्रॉमिस का नाम दे रहे होते हैं। अब सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा
ऑफर या प्रपोजल को थोड़ा सा और जो है ना वो वाज़िया करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने ऑफर की सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी है कि भाई हम किसी की विलिंगनेस गेन कर रहे हैं किसी काम के करने या उसके जो है वो रोकने के लिए। इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, एक वैलिड ऑफर में क्या क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए। आपके आईकैप स्टेटेक्स में इसको एडिशनल पॉइंट्स के नाम से लिखा हुआ होगा, आप उसके आगे ब्रैकेट्स में जो है वो एसेंशियल्स डाल लें। ये एसेंशियल्स हैं ऑफर के या प्रपोजल के। अगर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी या जो चीज़ों से मना किया गया है इनमें वो नहीं होंगी, देन ही वो ऑफर बन रही होगी। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले वो कहता है अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। यार ये लॉजिकल सी बात है कि मैं अपने आप को ऑफर दे रहा हूँ कि मैं अपने आप से 50,000 रुपये की बाइक खरीदना चाहता हूँ। ये बड़ी हिलेरियस सी बात है, ऐसे ही तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता इस पॉइंट की आप लोगों को और एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल भी देने की ज़रूरत है कि ये तो बात ही लॉजिकल सी है कि आप अपने आप को ऑफर दे रहे हो कोई काम करने के लिए। तो एक कोई भी पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। अगर कोई इस तरह का केस आएगा जहाँ एक पर्सन अपने आप को ऑफर दे रहा हो, एक पर्सन अपने आप को ऑफर दे रहा हो तो उसमें ऑफर इनवैलिड कंसीडर की जाएगी। इन पॉइंट्स को, इन एडिशनल पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुने। यहाँ से आनी है केस स्टडी, यहाँ से क्या आनी है केस स्टडी। केस स्टडी क्या आएगी, इस पॉइंट को अगर हम सामने रख लें तो यहाँ से क्या केस स्टडी बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, एक मिस्टर ए होगा, वो मिस्टर ए आई कैप जो है वो केस स्टडी बनाएगा कि मिस्टर ए था एक, उस मिस्टर ए ने अपने आप को एक ऑफ़र दी, उस ऑफ़र में उसने अपने आप को ये कहा और बदले में अपने आप ने खुद ने ही उसको वो चीज़ दे दी। आप फ़ौरन बताएंगे कि भाई एक पर्सन जो है वो खुद को ऑफ़र दे ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल सी बात है। तो ये ऑफर जो है वो इनवैलिड कंसीडर की जा रही होगी। यहाँ से वो इस तरह की केस स्टडीज बनाएगा। इस पॉइंट से तो ऑब्वियसली नहीं बन सकती, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को बताया केस स्टडी यहाँ से ही आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडिशनल पॉइंट हमारा एसेंशियल। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर जो है वो सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। मिस्टर ए जो है, आप या फिर किसी गांव में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी बकरियाँ खड़ी हैं। आप कहते हो कि मैं आपकी काली बकरी को ख़रीदने के 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, मैं 10,000 रुपये के एवज़ आपकी काली बकरी खरीदना चाहता हूँ। जब वो बंदा अपनी बकरियों पर नज़र डालता है वो सारी की सारी काली हैं, वो सारी की सारी काली हैं। आपकी ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। आपकी ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट तब होती जब आप बताते हैं कि वो जो बकरी उस जगह पे खड़ी है उसको मैं खरीदना चाहता हूँ, या आप उसको उसके बकरी के पास जाके उस पर हाथ रख के बताते हैं कि भाई मैं 15,000 रुपये की ये बकरी खरीदना चाहता हूँ। बात आप समझ रहे हैं? ऑफर जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसी ऑफर होनी चाहिए जो ऑफर को सुन रहा है उसे हर चीज क्लियर हो जाए कि भाई ये इसकी बात कर रहा है, ये इस चीज की बात कर रहा है। ये एग्जांपल देखें, मिस्टर ए ऑफर टू बाय कार फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ऑफर दी मिस्टर बी को कि वो कार खरीदना चाहता है उसकी 9 लाख रुपए में। मिस्टर बी हैज 10 कार्स। अब मिस्टर बी के पास 10 कारें हैं। मिस्टर बी को क्या पता कि उसके जहन में क्या चल रहा है, वो कौन सी कार खरीदना चाहता है 9 लाख रुपए की। वो मेरी मेहरान 9 लाख की खरीद रहा है, कोरोला 9 लाख की खरीद रहा है, उसके पास 10 कार है। तो ये ऑफर जो है वो सर्टेन बिल्कुल भी नहीं है सिलेक्शन ऑफ कार के बारे में। बात को समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल, मिस्टर एक्स ऑफर्ड मिस्टर वाई टू गिव हिम मनी इफ पाकिस्तान विंस द मैच। मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को भाई मैं आपको पैसे दूंगा अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए। अब ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज चल रही है। कौन से मैच की वो बात कर रहे हैं भाई, कौन सा मैच पाकिस्तान जीते तो पैसे देगा, कितने पैसे देगा, कुछ भी सर्टेन नहीं है। ऑफर इज अनसर्टेन रिलेटेड टू अमाउंट एंड टाइप ऑफ मैच।
कोई हॉकी का मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, कौन सा मैच है जिसको जीतने के बाद आप पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे, सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, बिल्कुल केस स्टडी आने वाली है। यहाँ से अगर वो पूछेगा तो वो केस स्टडी पूछेगा, वो इसी तरह की केस स्टडी बनाएगा कि मिस्टर था और मिस्टर वाई था, उसने उसको ऑफर दी कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता हूँ, उसने ये भी बता दिया, उसने वो भी बता दिया, लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो गई, चीज़ें मिसिंग हो गई, जहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ऑफ़र जो है वो सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में ऑफ़र जो है वो खामोश है, जिसकी वजह से ये एक इनवैलिड ऑफ़र है। आई क्या कहेगा कि सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। क्या कहा है, सलमान ने कहा कि भाई मैं आपसे ये घोड़ा खरीद रहा हूँ मिस्टर इरफान, और मैं एक और घोड़ा खरीदूंगा अगर ये वाला घोड़ा मेरा लकी साबित हुआ। कैसे लकी साबित हुआ, क्या क्राइटेरिया है जिसपे घोड़ा लकी साबित होगा? क्या वो सोने के अंडे देने लग जाएगा घोड़ा? मतलब किस चीज़ से वो साबित होगा कि वो लकी है? कुछ भी सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है, कुछ भी सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, इरफान कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट, इट बीइंग लूज एंड वेग। एग्रीमेंट बिल्कुल भी सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। पहली चीज़ है कि एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ है ऑफर क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। जो पर्सन है उसे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस चीज़ की वो बात कर रहा है। ये ना ऑफर को पता ही ना, ऑफरी को पता ही ना हो कि मुझे क्या कह रहा है। बात आप समझ गए? तो ये दो एसेंशियल्स, सबसे पहला कि ऑफर खुद को नहीं की जा सकती, दूसरा क्या है, ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू कंडीशन। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, ऑफर में कुछ कंडीशंस शामिल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है अभी ऑफर को अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन ही शामिल ना हो। When there are special terms and conditions in an offer, these must be specifically communicated to other party. अगर किसी भी तरह की कोई कंडीशंस शामिल हैं ऑफर में तो ऑफरी को बताना है। ये ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट की ही ना एक किस्म की एक्सटेंशन लगा लें। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट किस वजह से था? इसलिए कि ऑफरी को सब कुछ पता हो। और ये क्यों कह रहा है कि ऑफर के साथ अगर कोई कंडीशन है तो वो भी कम्युनिकेट इसलिए की जाए कि ऑफरी को सब कुछ पता हो कि वो क्या एक्सेप्ट करने जा रहा है, उससे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर अलीफ ऑफर्ड टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर बे। मिस्टर अलीफ ने ऑफर की अपना घोड़ा 10,000 का बेचने की, किसको? मिस्टर बे को। इफ ही परचेजेस शेयर्स ऑफ हिज कंपनी। उसने कहा अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली उनका एग्रीमेंट क्या है, किस चीज़ को लेके, कंसिडरेशन क्या है? मिस्टर अलीफ के लिए क्या है? 10,000 रुपये। मिस्टर बे के लिए क्या है? हॉर्स। लेकिन वो साथ एक कंडीशन भी डाल रहा है कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स भी खरीदने हैं। तो कंडीशन थी, कंडीशनल ऑफर है, कंडीशनल ऑफर वॉइड नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, लीगल ऑफर है। और कंडीशन उसने कम्युनिकेट भी कर दी है, उसको बता भी दिया है कि 10,000 का घोड़ा मैं आपको तब बेचूंगा जब आप मेरी कंपनी के शेयर्स भी खरीदोगे। तो इसको हम कंप्लीट वैलिड ऑफर कहेंगे और इसको कम्युनिकेट कर दिया गया। अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कम्युनिकेट किया गया है, अब वो अगर घोड़ा खरीदता है तो उसको कंपनी के शेयर्स भी खरीदने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें इससे मज़ीद आपको वाज़ेह होते जाएंगे। अदील आस्क्ड मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय मेल। अदील ने क्या किया? अदील ने कोई ऑफर दी होगी मोहसिन को और कहा कि भाई रिप्लाई जो आपने मुझे देना है ना वो ईमेल के थ्रू देना है। बट मोहसिन सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। लेकिन मोहसिन ने क्या किया? लेटर से रिप्लाई किया। अब जब ऑफर दी थी अदील ने तो कम्युनिकेट उसको किया था कि भाई ईमेल के थ्रू ही मुझे रिप्लाई चाहिए, लेकिन उसने लेटर के थ्रू रिप्लाई कर दिया। तो ये अदील जो है वो इसको
रिजेक्ट कर सकता है उसकी एक्सेप्टेंस को। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि भाई जितनी भी कंडीशंस हैं ऑफर की वो कम्युनिकेट कर दी गई थी उसको। कंडीशन क्या थी? मुझे रिप्लाई ईमेल के थ्रू चाहिए, मुझे रिप्लाई ईमेल के थ्रू चाहिए और उसको बता दिया गया था। अब उस पर लाजिम है कि वो ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई करे। अगर वो ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करता तो अदील के हाथ में है उसके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दे सके। भाई जब मैंने आपको ऑफ़र की थी, तब आपको मैंने बताया था कि मुझे ऑफ़र का रिप्लाई ईमेल के थ्रू ही चाहिए। तो ये चीज़ है कि ऑफ़र के साथ कुछ कंडीशंस हो सकती है, कंडीशनल ऑफ़र हो सकती है, लेकिन उन कंडीशंस को जो ऑफ़र के साथ है प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाना लाजमी है। ऑफरी तक प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाना लाजमी है, ताकि बाद में ऑफरी के पास कोई बहाना ना रहे कि भाई आपने तो मुझे ये वाली बात बताई नहीं। अगर आपने मुझे पहले ये बात बताई होती तो मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट ही ना करता। ठीक है बच्चों, तो 3 एसेंशियल्स हम पढ़ चुके हैं। चौथे एसेंशियल्स की तरफ मूव करते हैं। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर। हॉट फेवरेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से केस स्टडी सिनेरियो भी बन सकता है और वो आपसे 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि भाई इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता क्या है। जो ऑफर होती है ना वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर से बहुत डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। आप लगेज वाली ट्रॉली अपनी लेते हैं, उसमें चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, शैम्पू पड़ा हुआ है, सोप पड़े हुए हैं, आपने उस ट्रॉली में अपने में डालना शुरू कर दिया। क्या वो जो सोप पड़ा हुआ है वो एक ऑफ़र है? सोप पड़ा हुआ है, सोप के नीचे लिखा हुआ है 400 रुपये उसकी प्राइस। क्या वो एक ऑफ़र है? जो आपने सोप उठा लिया तो आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और वो सोप आपका हो गया? बिल्कुल भी नहीं। वो एक इनविटेशन ऑफ ऑफ़र है। जब आपने सोप उठाया, अपनी ट्रॉली में डाला, उसके बाद जब आप उधर पेमेंट के लिए लेके गए, आपने उन्हें पकड़ाया, ये जो आपने उन्हें सोप दिया है ना, ये आप ऑफ़र दे रहे हैं कि भाई मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। उसको स्कैन करके बिल बना के देगा कि इतने रुपए का है, इतने रुपए आप दें और इसको ख़रीद लें। आप पैसे देंगे और वो खरीद लेंगे। बात को आप समझें? वो जो चीज़ें मॉल में पड़ी हुई हैं बेसिकली वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन ऑफ ऑफ़र है। वो चीज़ें आपको इनवाइट कर रही हैं कि आओ ऑफ़र करो, हमें ख़रीदने की ऑफ़र करो। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं, आप उस इनविटेशन ऑफ ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो चीज़ें आपको इनवाइट कर रही हैं ऑफ़र करने के लिए। आपने उस चीज़ को चूज़ कर लिया, काउंटर पे कह के भाई ये वाली चीज़ मैंने खरीदनी है, अब आपने उसको ऑफ़र दे दी। उस चीज़ ने आपको ऑफ़र देने के लिए इनवाइट किया, आपने उस चीज़ को सिलेक्ट किया, जाके जो है वो काउंटर पे वो चीज़ दे दी। जो आपका काउंटर पे वो चीज़ देने का अमल है, आप उसे कहते हो कि भाई ये वाली चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ। अब वो आगे से आपको मना कर सकता है कि भाई नहीं, ये मैंने नहीं बेचनी, ये ऑलरेडी सेल आउट है, या ये जो है ये वैसे ही लगाई हुई थी, ये बेचने के लिए नहीं है। दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन जो वो चीज़ पड़ी हुई है वो आपको इनवाइट कर रही है कि आओ मुझे ऑफ़र करो। आप जाके ऑफ़र करते हैं, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, आप तब वो चीज़ खरीद सकते हैं। The intention in invitation of an offer is to circulate information of his readiness to do the transaction. बात को आप समझ रहे हैं? इन्विटेशन ऑफ ऑफर का मकसद ये होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। प्राइस टैग्स लगे होते हैं, आपको ये बता दिया जाए कि 4000 रुपये की या 5000 रुपये की चीज़ है। आप उस चीज़ को उठाएं और लेके जाएं। आप कहेंगे भाई मैं ये चीज़ आपकी ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, आप ऑफ़र करें। आप ऑफ़र करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम ये चीज़ बेचने को तैयार हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस कर दी। दैट्स इट। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स and do not tantamount to promise on acceptance। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो
ऑफर नहीं है। अगर आपने वो चीज़ उठा ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस की है। बेसिकली आप वो चीज़ उठा के जब काउंटर पे लेके गए तो आपने ऑफ़र दी है। ये सिंपल सी चीज़ है। इनविटेशन ऑफ ऑफर जो है वो ऑफर से डिफरेंट होता है। आपके ICAP सेट है, कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन से। अच्छा, ऑक्शन क्या होता है? मे भी कुछ बच्चों को ऑक्शन का नाम पता हो। बेसिकली एंटीक्स वगैरह होते हैं, मोस्टली इन्हीं चीज़ों के लिए ऑक्शन हो रहा होता है। आपने मूवीज़ वगैरह में भी शायद ये सीन देखा हुआ हो कि पेंटिंग्स पड़ी होती हैं सामने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। एक आदमी जो है वो एक डाइस टाइप सी चीज़ पे खड़ा होता है, वहाँ पे एक हैमर साथ रखा होता है, वो इन गोलियाँ लगा रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये पेंटिंग 5000 रुपये। दरमियान से काफ़ी सारी ऑडियंस बैठी होती है, उस ऑडियंस में से एक की आवाज़ आती है जी 6000 रुपीज़, फिर किसी और की आवाज़ आती है जी 7000 रुपीज़, फिर किसी की आवाज़ आती है जी 10000 रुपीज़। उसके बाद वो जो आदमी डाइस पे खड़ा होता है वो कहता है जी 10000 रुपीज़ के बाद कोई जो है वो गोली लगाने वाला है। अगर खामोशी हो जाए तो वो 1 2 3 काउंट करके अपने हैमर को डाइस के ऊपर मारता है और वह कहता है कि ये 10000 रुपीज़ की पेंटिंग या 10000 रुपीज़ की कोई भी चीज़ थी, ये अब आपकी हो चुकी है जिसने ये 10000 रुपीज़ की गोली लगाई थी। तो इसमें देखें, जब चीज़ें सामने ला के रखी गई, जब चीज़ें पेंटिंग्स वगैरह सामने ला के रखी गई, वो ऑफ़र नहीं थी, वो ऑफ़र नहीं थी। जब आदमी ने कहा, वो जो खड़ा था डाइस पे हैमर लेके, उसने कहा कि भाई इसको मैं 5000 रुपये की बेचना चाहता हूँ पेंटिंग को, वो भी ऑफ़र नहीं थी। ऑफ़र क्या थी? ऑफ़र क्या थी? ऑफ़र वो थी जो ऑडियंस में से आदमी ने कहा कि भाई 6000 रुपये, मैं ऐसे 6000 का खरीदना चाहता हूँ, ये थी ऑफ़र। वो जो हैमरमैन ने कहा था ना कि मैं इसको 5000 का बेचना चाहता हूँ, वो इनविटेशन ऑफ ऑफर थी। वो लोगों को इनवाइट कर रहा था कि आओ खरीदो, मैं इसको 5000 का बेचना चाहता हूँ। एक आदमी ने बीच में से बोली लगाई कि मैं इसे 6000 का खरीदने को तैयार हूँ, ये उसने ऑफर दी। हैमरमैन ने कहा कोई और इससे ज्यादा की बोली लगाएगा? जिस आदमी के पास हैमर है डाइस के ऊपर खड़ा, किसी और ने लगाई 7000 रुपये। तो अब जिसने 5000 की बोली लगाई थी, वो वाली 6000 की लगाई थी, वो रिजेक्ट हो गई, 7000 वाली नई ऑफर आ गई। उसके बाद जब किसी ने 10000 की ऑफर लगाई, वो 7000 वाली भी रिजेक्ट हो गई, अब 10000 की नई ऑफर आ गई। अब 10000 के बाद किसी ने जब ऑफर नहीं लगाई, बोली नहीं लगाई, ऑफर नहीं की, तो उस हैमर वाले मैन ने डाइस के ऊपर जैसे ही हैमर को मारा, और उसका वो जो डाइस पे हैमर मारने का अमल था, वो उसकी एक्सेप्टेंस थी कि 10000 में ये पेंटिंग आपकी। बात को समझिए। इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। इकबाल ने एक ऑक्शन सेल लगाई, एक ऑक्शन सेल लगाई। इट इज नॉट एन ऑफर, ये एक ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन ऑफ ऑफर है। ऑफर क्या होगी? ऑफर विल कम फ्रॉम बायर इन फॉर्म ऑफ अ बिड। वो जो बायर कह रहा है कि 6000, 7000, 10000, वो ऑफर है, वो ऑफर है। तो इस तरह से इनविटेशन ऑफ ऑफर, ऑफर से एक बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट चीज है। इनविटेशन ऑफ ऑफर, ऑफर से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ। फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। वन कस्टमर सिलेक्टेड एन आइटम। Here the display of goods is an invitation of offer and selection by customer is an offer to buy. जैसे ही कस्टमर ने डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई चीज़ सिलेक्ट की, तो इसका क्या मतलब है कि वो उस चीज़ को खरीदने की ऑफर करने जा रहा है। जबकि वो चीज़ जो डिस्प्ले की गई थी वो बजाते खुद एक ऑफर नहीं थी, वो एक इन्विटेशन ऑफ ऑफर था। ये कंसेप्ट है बेसिकली इन्विटेशन ऑफ ऑफर का। और इन्विटेशन ऑफ ऑफर से बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। दिखने में भी मिलते जुलते लगते हों, लेकिन कभी भी अगर आपको सिनेरियो आता है जिसमें ऑफर नहीं है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर है, और वो पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताएं क्या ये एक वैलिड ऑफर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यस इट इज़ एन वैलिड इन्विटेशन ऑफ ऑफर।
आप कहेंगे नो, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर। बात को समझ रहे हैं? इन्विटेशन ऑफ ऑफर जो है वो ऑफर से एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ये थे हमारे जो है एसेंशियल्स ऑफर के, इनको एक बार पढ़ लें। यहाँ से अगर कुछ आएगा तो वो आपका केस स्टडी सिनेरियो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने समझना है, रटा नहीं लगाना, इनको आप लोगों ने समझना है। और जब तक इनकी कंप्लीटली समझ नहीं आ जाती, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चनिंग कंटिन्यूसली करते रहना है। जब तक आपको इसकी 100% समझ नहीं आ जाती, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के जहन में, आप लोग पूछें, पूछने से ही इंसान सीखता है। तो ये था हमारा ऑफर के एसेंशियल्स। अब यहाँ तक आज हमने जो टॉपिक था वो पढ़ना था, यहाँ तक ही टॉपिक पढ़ना था। लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये कौन सा टॉपिक है? केस स्टडी वाला। यहाँ से कौन से क्वेश्चन आने हैं? सर आप बार बार कह रहे हैं कि केस स्टडी के क्वेश्चन आने हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, लिखने कैसे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। केस स्टडी को सोल्व करने का मेथड क्या है, इस पर हम अभी बात करते हैं। आप पानी वगैरह पी लें, ये जो हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं इनको पढ़ लें, इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ लें। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी। बेसिकली केस स्टडी क्या होती है? दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज के अलावा। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपसे कुछ पूछ लिया जाता है, कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने रट्टा लगाया हुआ है, क्रैम किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है एक केस बनाया जाता है कि मिस्टर फलां था, फिर मिस्टर फलां आया, उसने ये किया, उसने वो किया, इसको हम केस स्टडी कह रहे होते हैं। एक बाकायदा केस बनाया जाता है, एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और फिर उस सिनेरियो से मुतालिक आपसे सवाल किए जाते हैं। आपने जो अपना प्रोविजंस का नॉलेज होता है उसको अप्लाई करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। केस स्टडी किस तरह की हो सकती है? अभी जो हमने पढ़ा उसको बेस करते हुए मैं एक छोटी सी केस स्टडी आप लोगों के सामने लाया हूँ बना के। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली एक्सप्लेन वैलिडिटी ऑफ ऑफर इन द फॉलोइंग सिनेरियो। हमने 4 एसेंशियल्स पढ़े ऑफर के, क्या क्या चीज़ें उसमें हों तो वो वैलिड ऑफर होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें हों तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। उसी बेस पे मैं केस स्टडी लेके आया हूँ। मिस्टर ए, अ लैंडलॉर्ड हैविंग 20 बिल्डिंग्स। मिस्टर ए एक लैंडलॉर्ड है जिसके पास 20 बिल्डिंग्स हैं एंड ऑफर्ड मिस्टर दो टू बाय हिज बिल्डिंग फॉर 9 मिलियन रुपीज। मिस्टर ए के पास 20 बिल्डिंग्स हैं, उसने मिस्टर दो को क्या कहा कि भाई मैं आपसे जो है वो आपको जो है वो बेचना चाहता हूँ इन 20 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग 9 मिलियन रुपीज। कि मिस्टर दो आप मुझसे मेरी 20 बिल्डिंग्स जो हैं उनमें से एक बिल्डिंग 9 मिलियन रुपीस की खरीद लो। ये मिस्टर एक लैंडलॉर्ड है, उसने मिस्टर दो को ऑफर की। बात समझ में आ गई? ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या कुछ स्लाइड्स आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है तो ठीक है, इसको खोल के रखना है, इसको ओपन करके रखें। इसी पे हम जो है वो पूरे केस स्टडी के सारे स्टेप्स डिस्कस कर रहे होंगे। केस स्टडी क्या है? हमें जवाब देना है। जवाब क्या देना है? हमें ऑफर की वैलिडिटी बतानी है, ये ऑफर वैलिड है कि नहीं। ऑफर क्या है? मिस्टर एक लैंडलॉर्ड है जिसके पास 20 बिल्डिंग है, वो मिस्टर दो को ऑफर कर रहा है कि उसकी 20 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग जो है वो खरीद लो 9 मिलियन रुपीज़। इसके केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ये स्टेप्स कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप 1, रीड क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग एंड क्लिक रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और किस लॉ की प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है। लॉ की प्रोविजन क्या होती है? एज इट इज़ जो चीज़ें हमने लॉ में पढ़ी हुई हैं
एज इट इज जो चीज़ें हमने लॉ में पढ़ी हैं वो लॉ प्रोविजन होती है। फॉर एग्जांपल अभी एडिशनल पॉइंट्स जब हमने शुरू किए, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। ये जो चीज़ हमने पढ़ी ना कि एक पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, ये लॉ की प्रोविजन है, ये लॉ की प्रोविजन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। हमने जी क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। हमने पता चल गया कि भाई एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है, ये बता दें। उसके बाद आपके जहन में रेलिवेंट प्रोविजन आ जानी चाहिए कि उस जगह से ये सवाल पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आपके जहन में नहीं आई तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हमने चीज़ों को शुरू किया है, आप लोगों के जो है वो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है चीज़ों को, अभी आप लोगों ने समझा नहीं है, तो मे भी आप लोगों के जहन में इसकी रेलिवेंट प्रोविजन ना आ रही। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, जो है वो आ रही है जहन में। अभी हम एसेंशियल्स में पढ़ के आए हैं, ऑफर जो है वो डेफिनेट एंड सर्टेन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 20 बिल्डिंग्स है मिस्टर ए के पास, वो मिस्टर बी को कह रहा है कि मेरी एक बिल्डिंग खरीद लो 9 मिलियन रुपए की। उन 20 बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग 9 मिलियन रुपए की खरीदनी है? कुछ भी सर्टेन और डेफिनेट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही है। तो रेलिवेंट प्रोविजन जो हमारे जहन में आ रही है वो है द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ये हम लॉ में पढ़ के आए हैं, अभी हम जो है वो चीज़ पढ़ के आए हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। हम जैसे ही हमने क्वेश्चन को रीड किया और हमें पता लगा कि एग्जामिनर पूछना क्या है, पूरे क्वेश्चन हमारे जहन में आ गया, तो हम फ़ौरन क्लिक करके कि भाई ये वो वाली प्रोविजन की बात कर रहा है, ये उस चीज़ को पूछ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, स्टेप 2 क्या करना है, स्टार्ट द क्वेश्चन बाय राइटिंग प्रोविजन। स्टार्ट द क्वेश्चन बाय राइटिंग प्रोविजन। स्टार्ट में आपने लिख देनी है प्रोविजन ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या है जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। जब आपने प्रोविजन लिखनी है ना, तो उसको स्टार्ट करना है आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, या अकॉर्डिंग टू जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, जो भी आपको एक्ट अप्लाई हो रहा है वहाँ से आपने इसको शुरू करना है। यहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर शुड बी या मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। सबसे पहली चीज हमने प्रोविजन लिखनी। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, रिलेट द गिवन सिनेरियो विद प्रोविजन बाय डिस्कसिंग द केस। हमने उस केस को डिस्कस करना है जिससे पता चले कि जो हमने प्रोविजन लिखी है ना वो इसी केस के रिलेटेड थी, ऐसे ही अपनी तरफ से प्रोविजन उठा के नहीं लिख दिया। जैसे कि इस केस में, in the given case it is not clear yet is not certain yet is not definite that which building Mr. A want to sell। साफ पता चल रहा है ना कि हम केस को डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है which building Mr. A want to sell कि हम जो हमारी प्रोविजन थी बिल्कुल उससे रिलेटेड हम केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलैक्स, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया केयरफुली, रिलैक्स हो गया आराम से, हम पता चल गया एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, ये सर्च कर लिया, हमारे जहन में रेलिवेंट प्रोविजन आ गई। जैसे जहन में रेलिवेंट प्रोविजन आई, लिख दो रेलिवेंट प्रोविजन को, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर शुड बी या मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दो कि भाई हमें भी कुछ पता है इस केस में क्या हुआ है, हम इस केस को समझ चुके हैं, इस केस में हुआ क्या है। इन द गिवन केस, मोस्टली इन द गिवन केस में से शुरू हो रही होती है। इन द गिवन केस इट इज नॉट क्लियर yet is not certain, it is not definite that which building is Mr. A want to sell। बात को समझिए। स्टेप 4, राइट योर डिसीजन। अपना डिसीजन जो है वो लिख दे यहाँ पे। हेंस दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। जो डिसीजन होता है ना बच्चे, वो जो केस स्टडी में क्वेश्चन किया होता है ना एग्जामिनर ने, उसका डायरेक्ट आंसर होता है। हमने 3 चीज़ें देखी अपने आंसर को लिखने के हवाले से। एक चीज़ हमने देखी
अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, जहन में अपने को रेलिवेंट प्रोविजन ले आनी है। उसके बाद क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में लिखना है। पहले एक स्टेप होगा उसकी प्रोविजन लिखनी है, एज इट इज़ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, एज इट इज़ जो चीज़ हमने बुक में पढ़ी है वो उठा के लिख देनी है। दूसरी चीज़ हमने केस को डिस्कस कर देना है, ये केस में इस तरह से हो चुका है, इस तरह से होना चाहिए था लेकिन इस तरह से हो चुका है। केस को उस प्रोविजन के साथ रिलेट कर देना है, थोड़ा सा केस को डिस्कस कर देना है, और आखिरी स्टेप होगा हमने डिसीजन दे देना है, डिसीजन दे देना है। अब ये चीज़ एक और क्वेश्चन आता है, सर प्रोविजन मैंने गलती से आखिर में लिख दी, डिसीजन मैंने पहले लिख दिया, डजंट मैटर बच्चे, डजंट मैटर। ये 3 चीज़ें एसेंशियल पार्ट हैं आपके केस स्टडी के आंसर का, ये होनी चाहिए। प्रोविजन दूसरे नंबर पे आ गई है, आखिरी नंबर पे चली गई है, डिसीजन पहले आ गया, डिसीजन दरमियान में चला गया, डजंट मैटर। ये 3 चीज़ें आपके क्वेश्चन में मौजूद होनी चाहिए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ लें, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, offer must be certain, offer should be or must be definite and certain. In the given case, it is not clear that which building Mr. A want to sell. Hence, this is not a valid offer. देखिए कितना प्यारा वो आंसर बन गया, हर एक चीज़ अलग अलग जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी है। इस तरह का जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे। हमने ये 3 चीज़ें क्यों लिखी हैं? जब एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसके साथ एक मार्किंग प्लान देता है। मार्किंग प्लान क्या देता है? 1.5 नंबर प्रोविजन का होगा, 1.5 मार्क्स प्रोविजन के होंगे। जिस बच्चे ने अकेली प्रोविजन लिखी है उसको 1.5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। आप लोग इस बात को जानते हैं, CMA स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने कोई चीज़ सही लिखी है और कोई चीज़ गलत लिखी है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन में सिर्फ जो चीज़ गलत लिखी है उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, जो चीज़ सही लिखी है उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो मार्किंग प्लान जब आता है तो इस तरह से नंबर्स एलोकेट किए होते हैं। प्रोविजन के 1.5 मार्क्स होंगे, डिस्कशन का, केस को डिस्कस करने का 0.75 मार्क होगा, केस को कंक्लूड करने का, डिसीजन लिखने का, सिर्फ इतना लिखने का, हैंस दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, 0.75 मार्क होगा। ये ज़रूरी नहीं है इतने ही मार्क्स हों, प्रोविजन कई बार बड़ी होती हैं, प्रोविजन के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, कई बार प्रोविजन जो है वो छोटी हो रही होती है, प्रोविजन का 1 नंबर भी हो रहा है, 0.5 नंबर भी हो रहे हैं, और केस के डिस्कशन के नंबर बड़े होते हैं, कंक्लूजन के कई बार नंबर बड़े होते हैं। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन इन 3 चीज़ों के नंबर एग्जामिनर ने एलोकेट किए होते हैं। ये 3 चीज़ें वो आपके आंसर में ढूंढ रहा होता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसने प्रोविजन लिखी है कि नहीं, प्रोविजन लिखी है, ठीक है, 1.5 मार्क्स इसका, 1.5 नंबर इसके इस क्वेश्चन में से पक्के हो चुके हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसने केस जो है वो रिलेट किया है प्रोविजन के साथ, केस स्टडी की एक्सप्लेनेशन डिस्कशन की हुई है, ठीक है, इसके 0.75 मार्क्स भी ऐड हो गए 1.5 में। इसने कंक्लूजन लिखी है, डिसीजन लिखा है, जी लिखा हुआ है, 0.75 मार्क्स और हो गए, पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको दे दिए गए। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही है। होपफुली केस स्टडी की भी आपको समझ आई होगी किस तरह से सॉल्व करना है। अगर कुछ चीज़ फिर भी आपको मिस हो चुकी है, कुछ नज़र समझ जो है वो नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करके डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जहाँ से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आपका होमवर्क क्या है? आपने चीज़ों को समझना है, एसेंशियल्स को समझना है, डेफिनेशंस को समझना है, याद नहीं कुछ करना, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, कुछ भी रट्टा मारना नहीं बैठ जाना। आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ होनी चाहिए, और केस स्टडी किस तरह से सोल्व करनी है इस चीज़ को समझना है, सिर्फ समझना है। ये ना हो कि आप लोग स्टेप्स को रट्टा मारने बैठ जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1 सर ने ये बताया था इसको याद करो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आना है। कल इंशाल्लाह हम बाकायदा से एक ICAP पास पेपर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे केस स्टडी का। इसमें हम देख रहे होंगे कि ICAP भी वाकई इस तरह से जो है वो केस स्टडी सोल्व करवा रहा हो, क्या उनके भी सोल्यूशन इस तरह के हो रहे होते हैं जिस तरह की हमने बातें की हैं? क्या हमें वाकई पूरे नंबर मिल जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें लिखेंगे? तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम कल देख रहे होंगे।
ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।